लगाते हो तो आखिर कहते हैं सर कंपनी ने ये लगाई हुई है ना, कंपनी ने ये लगा के, ओ भाई कंपनी ने लगाई हुई है तो क्या आप उसको बदल नहीं सकते? एसएमडी कंपोनेंट के वाले से अगर मैं बात करूं तो एसएमडी कंपोनेंट के वाले से मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी और जो सबसे बेहतरीन इंसान आप कह लेना वो यूके इलेक्ट्रॉनिक्स के खुरम भाई हैं। आप देखिए, आपको एक चीज़ बताता चलो इस्ताद भाई, सोलर इन्वर्टर में हर जगह पे यही सेम टू सेम होता है। जब हम किसी भी इन्वर्टर में 55 नंबर एरर को देखते हैं तो ये हो रहा होता है असल में। हमारे हैरान होता हूँ लोगों के ऊपर कि जिनके पास डीएसओ नहीं है और वो सोलर इन्वर्टर पेयर कर रहे हैं, तो फनन का उनसे। और यार आप लोगों की एजुकेशन के लिए कहा ना कि आप अपने फन में बेहतरी लाएं, चीज को प्रॉपर समझ के करो, क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत है ना सारे। हमें जब मेहनत करनी पड़ेगी तो मौत पड़ेगी। अब मेहनत कौन करे? मेहनत से तो बंदे की जान जाती है। वो कहते हैं ना कम जवान दी मौत है पंजाबी में। काम नहीं देखेंगे, ड्यूटी साइकिल नहीं देखेंगे, स्पाइक्स नहीं देखेंगे, लीनियर मोशन में फ्रीक्वेंसी की स्टेबलाइजेशन नहीं देखेंगे, नहीं तो कैसे? ये वो चीजें हैं ना पता होने की वजह से आप नहीं ना करते। अगर पता हो तो क्यों ना करें जी, सब करेंगे। तो मैं कहता हूं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो कहते हैं ना माल उसरे यूसरा, कुरान मजीद की आयत है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मुश्किल से गुजरो ना, पहले मेहनत करो, थोड़ी लर्निंग करो। ये अच्छा एक और आपको बात बताता चलो, हमारे ना लोगों में एक और बड़ा मसला पता है क्या है? हम वोल्टेज को वैल्यू नहीं देते। हमारा जितना मैकेनिक तबका है ना वो कहता है यार 16 वोल्ट है ना, चलो 16 नहीं ला रहे आप 5 ला। अगर 0.3 ओम लगी हुई है तो जंपर ही डाल देंगे, चलो काम में मुकाओ। ये मेरे पास आते हैं कैसे इस तरह के। बाद में जब मैंने थोड़ी सर्च की इन पे तो मुझे पता चला कि कोई भी OP07 आईसी खराब नहीं है। OP07 आईसी को मैच करना पड़ता है। आईसी खराब हो गया, आईसी नहीं खराब होता मेरे भाई। वो आईसी OP07 कोई भी खराब नहीं होता। ये जितने आपके पास पुराने आईसी पड़े हुए ना, आप उनको वेस्ट ना कीजिएगा। आपने जस्ट उसकी सेंसिंग को थोड़ा सा अल्टरेट करना है, वैल्यूज को चेंज करके रेजिस्टेंसों की, तो वो आपकी जो आईसी है वो काम करना शुरू कर दे। अब जितने मॉडल्स आ रहे हैं ना ज्यादातर उनमें 35-25 नहीं आपको दिखेगी। अच्छा उनमें अब उन्होंने क्या किया है, और मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा अगर आप इस काम को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ना, सोलर इन्वर्टर को या इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो आप ये माइक्रोस्कोप अपनी लैब में जरूर ऐड करें। और पिन नंबर 13, पिन नंबर 12 के ऊपर नेगेटिव वोल्ट आते हैं आपके 7912 से सीधी लाइन मोटरवे, कोई रास्ते में, क्योंकि ये ही 2 आईसियां हैं जिन्होंने आपके इन्वर्टर्स का 60% बल्कि 70-80% एरिया कवर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुशो खुरम होंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों से हमारा Q&A पेंडिंग था, तकरीबन 3 माह होने को थे। आपने सवालात जो है ना वो पोस्ट किए हुए थे, तो मैंने सोचा आज उनको आंसर कर दिया जाए और उनको डिटेल आंसर किया जाए। और आप लोगों के जितने भी सवालात हैं जो आपने पूछे हैं इनको मैं कोशिश करूँगा कि जितनी डिटेल के साथ हो सके आपको आंसर करूँ। शुरू में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं आंसर करूँगा वो इंतहाई डिटेल के साथ होंगे। उसमें नया आपको लाजमी सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपके सवालात जो हैं उनको मैं बारी बारी देखूँगा। अच्छा, ये आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे दोस्त जो है ना वो ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं। तो अभी हमारा जो 6 बैच है वो चल रहा है। 6 बैच तकरीबन यूँ समझिए कि 60% हो चुका है, 40% रह गया, एंडिंग के करीब, आधे से ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं अपना सिलेबस। तो अभी जो हमारा 7th बैच है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ की 20 को स्टार्ट होगा। तो जो भी आप में से इन्रोलमेंट करना चाहे आप उसमें इन्रोलमेंट कर सकता है। 7th बैच में मैं एक ये अपग्रेडेशन करूँगा कि उसमें मैं कुछ चैप्टर्स जो हैं वो IP65 के भी ऐड करूँगा, क्योंकि अब IP65 के जो इन्वर्टर्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं मार्केट में, और मतलब रिपेयरिंग के लिए। पहले सेल तो काफ़ी टाइम से हो रहे हैं, लेकिन अब रिपेयरिंग के लिए वो आना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मैं उनके भी कुछ चैप्टर्स ऐड करूँगा ताकि हमारे जो वो स्टूडेंट्स हैं उनको IP65 के रिलेटेड भी जो है ना वो आशनाई हासिल हो सके। और हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं ये सारे बैचेस के साथ शेयर की जाती हैं, चाहे वो फर्स्ट बैच से बिलोंग करते हों स्टूडेंट, वो सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, किसी भी बैच से हों, तो वो ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो हम उनके साथ शेयर करते हैं।
तो इसलिए आप जब भी हमारे साथ ज्वाइन होते हैं कि चाहे किसी भी बैच में हो, तो आपको ओवरऑल जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपने इनरोलमेंट करनी है 7th बैच में, तो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को जो है ना वो हमारा नेक्स्ट बैच जो है ना वो स्टार्ट होना है। तो चलते हैं जी आपके सवालात की तरफ। इसमें वो सवालात, उन सवालात के मैं एक ही आंसर करूंगा जो मतलब 2-3 दफ़ा पूछे गए हैं, यानी सवाल एक ही है लेकिन 2-3 बंदों की तरफ से पूछा गया, तो वो मैं एक ही आंसर करूंगा। तो सबसे पहले जनाब हम लेते हैं सवाल, यहाँ पे पूछा है आरफ खान साहब ने। आरफ खान साहब कहते हैं कि सर इन्वर्टर किट से कैसे पता चलेगा कि ये इन्वर्टर कितने किलोवाट का है प्लीज़। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि इन्वर्टर के बोर्ड को देख के हम ये कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये 4 किलोवाट है या 6 किलोवाट है या 8 किलोवाट है। आरफ खान साहब आपने पहला सवाल ही बड़ा ज़बरदस्त पूछा है। देखिए बात ये है कि यहाँ पे आप किट को देख के कोई आइडिया लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कंपनियाँ जो बोर्ड 4 किलोवाट में यूज़ करती हैं वही 5 किलोवाट में लगा होता है, वही 6 किलोवाट में लगा होता है, इवन कि 8 किलोवाट में भी वही बोर्ड होता है। वो फ़र्क डालती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपके सॉफ्टवेयर में वो लॉक कर देती हैं किलोवाट को। यानी आपने अगर सोलर इन्वर्टर के ऊपर 5 किलोवाट का लोड डाला, तो वो 5 किलोवाट के लोड को सेंस करते हुए उनका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको टिप करवा देगा। लेकिन अगर आप इसमें देखें कि 24 वोल्ट और 48 वोल्ट का सेट कौन सा है, तो वो आप आइडिया लगा सकते हैं। उसमें आप जो है ना वो कैपेसिटर्स को देख सकते हैं, चॉपर्स को देख सकते हैं, उसके अलावा इंडक्टर कॉइल को देख सकते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हीट सिंक को देख सकते हैं, जो 6 किलोवाट के इन्वर्टर होते हैं उनमें हीट सिंक ज़रा थिक लगा होता है, मोटा हीट सिंक होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में या ओवरऑल जो बाकी रीजन्स हैं उनमें ये जो इन्वर्टर जा रहे हैं ना, इनमें आप बोर्ड को देख के ये नहीं कह सकते कि ये 6 किलोवाट है या 7 किलोवाट है या 5 किलोवाट है। कार्ड उठा के उसका दूसरे में लगाएं तो वो उतने किलोवाट का बन जाता है, बशर्ते कि उसके बैटरी के वोल्टेज सेम हो। तो ये एक जो है ना वो बैड फैक्टर आप कह लें कंपनियों को, हालांकि इसको बिल्कुल कैटागोरिकली जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हैं जनाब के आगे हैं हमारे साथ मान दास साहब, कहते हैं सर आप में इतने कम उम्र में सर आप में इतनी कम उम्र में सर्च और कामयाबी कैसे आई? मैंने पूरी यूट्यूब और पूरे पाकिस्तान में आप जैसा मैकेनिक नहीं देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझसे भी बहुत अच्छे जो है ना वो मैकेनिक मौजूद है। मैं तो स्टूडेंट हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का तालिब इल्म हूँ। तो बाकी ये कि आप जब भी रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं किसी भी काम में, किसी भी काम को आप शौक़ से करते हैं, तो आपके अंदर उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये कोई ख़ास बंदा होता है जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं। आप उतनी मेहनत करें, आप में भी आ जाएंगी। तो बाकी ये है कि पूरे पाकिस्तान में ये जो आपने क्या डाला, ये मोहब्बत है आपकी, मैं इसकी कदर करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मुझसे भी बहुत 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 अच्छे मैकेनिक जो हैं वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। आगे हैं जनाब सैयद मोहम्मद साहब, कहते हैं जी कौन सी कंपोनेंट पे कितने वोल्टेज होने चाहिए, ये कैसे मालूम होगा? सैयद भाई, ये तो आपको ज़री बात है, काम करने के साथ साथ ही पता चलेगा कि किस कंपोनेंट के ऊपर आपने कितनी रीडिंग लेनी है, कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं। वैसे तो हम ये सेशन में काफ़ी हद तक क्लियर करते हैं। आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखें, उसमें भी मैंने काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर की हैं। लेकिन अगर आप सिग्नल्स की तरफ चले जाएं या मिली वोल्टेज की तरफ चले जाएं, तो उनमें काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं इन्वर्टर के अंदर, ख़ास तौर पे IP65 में, जो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ही जो है ना वो क्लियर होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ही आएंगी। आगे हैं जनाब हमारे साथ, इनका नाम डायरो उस्मानी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये गालबन नाइजीरिया से हैं शायद। कहते हैं गुड मॉर्निंग, आई लुक फॉर ए रिप्लेसमेंट मेन बोर्ड फॉर PV 1800 मास्टर इन्वर्टर 5200 VA एंड कंट्रोलर फॉर 3.5 किलोवाट। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। और मैंने बताया ना कि अगर वो बैटरी के वोल्टेज सेम है तब आप उसका जो है ना वो कर सकते हैं, और वो चल जाएगा मेरे ख्याल में।
क्योंकि आपके कहने का मतलब शायद ये है कि आप PV 1800 इन्वर्टर है आपके पास मेन बोर्ड, उसमें आप कंट्रोलर लगाना चाहते हैं 3.5 का, तो क्या वो चल जाएगा या नहीं? तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, चल जाएगा। आगे हैं जनाब SZ4JU, कहते हैं जी अच्छा यार ये अपना नाम लिखा करें जब भी आप क्वेश्चन करें ना, तो क्वेश्चन में अपना नाम और अपने इलाके का नाम लाजमी लिखा करें। चलें, इलाके का नाम से ही अपना नाम कम से कम लिख दिया करें। आईडियों के नाम बाज़ दफ़ा ना वो बड़े अजीब होते हैं, तो वो पढ़े नहीं जाते। कहते हैं जी दी इन्वर्टर ऑन SUB मूड डजंट शिफ्ट टू सोलर ऑटोमेटिकली अनलेस एंड अनटिल टर्न्ड ऑफ द ग्रिड। I need to turn off the grid, then it shift to solar. And this fault comes on over voltage of the grid. ये फॉल्ट नहीं है, ये काफ़ी सारी जो हमारे पाकिस्तान में लोकल कंपनियां हैं ना, लोकल कंपनियां नहीं आप कह सकते, यानी उन कंपनियों में जो मतलब कम क्वालिटी के इन्वर्टर हैं, आप कह सकते हैं, उन्हीं कंपनियों में बड़े अच्छे इन्वर्टर भी मौजूद हैं। तो कुछ इन्वर्टर्स में ऐसा है कि उनमें ये उस वक्त तक ये शिफ्टिंग नहीं होती जब तक कि आप उसमें जो सेटिंग है वो SBU ना करें, यानी सोलर बैटरी यूटिलिटी। तो उस वक्त तक ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो शिफ्टिंग नहीं करते। और अगर इनमें रियल टाइम शेयरिंग ना हो तो फिर तो ये बिल्कुल ही आपकी वापडा को ही यूज़ करते रहेंगे। हाँ, सोलर से ये होगा कि वो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, लेकिन आपकी वापडा जो ग्रिड है वो साथ यूज़ होगी। तो ये हर एक इन्वर्टर, और ये फॉल्ट नहीं है, ये उनके अंदर आप फीचर कह लें या उनके सॉफ्टवेयर का जो है ना वो डीमेरिट कह लें। तो इसलिए ये जो इन्वर्टर हैं वो इस तरह करते हैं, आपको फिर ग्रिड जो है वो ऑफ़ करनी पड़ती है। आगे हैं जनाब हमारे साथ MKJ, वो कहते हैं ज़ैर उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, IGBT को डेडल करने के लिए कितने वाट का सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए? डेड करने के लिए गालबन उनका कहने का मतलब यह है कि डी सोल्ड करने के लिए कितने वाट का आयरन होना चाहिए। जनाब 60 वाट का आयरन भी बहुत है, 100 वाट का ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि सोल्डिंग आयरन अच्छा यूज़ करें, जो यूनिटी कंपनी का हो या युवा ब्रांड का या किसी भी अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो आप सोल्डिंग आयरन यूज़ करें, जिसमें आपके वाटेज वेरिएट हो जाएं। जब आपने SMD पे के ऊपर काम करना हो तो उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, और जब आपने IGBT वगैरह या मॉसफेट वगैरह को बाहर निकालना है तो उसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाए। आगे जनाब मोहम्मद शफीक साहब हैं, वो कहते हैं माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम क्या हाल है, ठीक हो तबीयत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी शफीक साहब, अल्लाह का शुक्र है। आगे ज़मीर अली साहब कहते हैं सर 460 वाट का इन्वर्टर है जिसको सोलर लगाने से ही बैटरी साइड और चार्जिंग साइड शॉर्ट हो रहे हैं, सर ये क्या फॉल्ट हो सकता है? देखिए, जब भी आप सोलर अटैच करते हैं ना तो आपकी DC साइड या चार्जिंग साइड शॉर्ट हो जाती है या ग्रिड लगाने से ऐसा होता है, तो ये फॉल्ट बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी की डिस्टर्बिंग की वजह से आता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक होती है, आप फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्ट सेट कर लेते हैं, लेकिन आपकी उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो स्पाइक्स हैं वो नहीं पीछा छोड़ती, स्पाइक्स जो हैं वो आती रहती हैं। अच्छा, इसके अलावा लीनियर मोशन में फ्रीक्वेंसी ऊपर जाती रहती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है थोड़ी 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 थोड़ी। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने चेक करके फिर अपने IGBT और मॉसफेट लगाने होते हैं। हमारे यहाँ 90% मैकेनिक तबका क्या करता है, वो चेक करते हैं जी फ्रीक्वेंसी आ रही है 37 आ रही है, ड्राइव आ रही है, उठा के IGBT ठूंस देते हैं बीच में। अच्छा, ना वो ये चेक करते हैं कि इनमें स्पाइकें आ रही हैं या नहीं आ रही, नहीं चेक करेंगे। वो ये नहीं चेक करेंगे कि ये लीनियर मोशन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ तो नहीं रही, नहीं चेक करेंगे। वो ये नहीं चेक करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी का ड्यूटी साइकिल क्या 44, 42 या 46% के राउंड अबाउट है या नहीं, ये नहीं चेक करेंगे। क्या देखेंगे? जस्ट फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, ड्राइव देखेंगे और IGBT लगा देंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो आपने चेक किया ये तो 30% आपने ड्राइव चेक की, ये ड्राइव पूरी तो नहीं आपने चेक की। उसमें स्पाइक्स भी तो ड्राइव का हिस्सा हैं, उसमें ड्यूटी साइकिल भी तो उस ड्राइव का हिस्सा है, उसमें लीनियर मोशन में ना बढ़ना भी तो ड्राइव का हिस्सा है। ये किसने चेक करना था? तो ये वो गलतियां हैं जो बुनियादी तौर पे हमारे 90% मैकेनिक भाई करते हैं। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे इंडिया पाकिस्तान में मैकेनिक लोगों की फेलियर की वजह पता है क्या है? वो सप्लाई बना लेंगे
उनके वोल्टेज को सेट कर लेंगे, बाज़ दफ़ा सप्लाई बन के आउटपुट वोल्ट भी दे रही होती है लेकिन वो ख़राब होती है। उसमें काफ़ी सारे एक्सपेक्ट ऐसे होते हैं जो हम हम समझते हैं कि शायद सप्लाई बना लेना, ये हमने ओके कर लिया, उसको हमारी सप्लाई ओके हो गई है। हालांकि उस सप्लाई के अंदर भी फॉल्ट होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी के इशू हो सकते हैं, उसमें ड्यूटी साइकिल का इशू हो सकता है, उसमें आपकी एम्पलीट्यूड का फ़र्क आ सकता है, बाज़ दफ़ा नहीं चेक, करंट सेंस को नहीं हम लोग मद्देनज़र रखते। ये मेरे भाइयों वो चीज़ें हैं जो माइक्रो लेवल पे आपको सोचनी पड़ेंगी। माइक्रो लेवल पे जब आप इनको देखेंगे तो फिर आप इन चीज़ों को काबू कर सकेंगे। इसी तरह ड्राइव है, ड्राइव हम बना लेने को, यानी जब हम ड्राइव बना लेते तो हम समझते हैं कि हमने इन्वर्टर को क्लियर कर लिया। ड्राइव के क्या ड्राइव सिर्फ वोल्टेज का नाम तो नहीं है ना, वो जस्ट फ्रीक्वेंसी का नाम तो नहीं है ना, इसके पीछे जो चीज़ें हैं जो इसको तश्कील देने के ज़ुमरे में आती हैं वो किसने चेक करनी होती हैं। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे भाइयों कि जिनको जब तक हम नहीं समझेंगे, हम नहीं जानेंगे, हमारे काम के अंदर क्वालिटी नहीं आएगी, टाइम ज़ाया करेंगे, पैसा भी ज़ाया करेंगे, बार बार चीज़ों को उड़ाएंगे और एंड रिज़ल्ट हमें कुछ नहीं इसका मिलना। अपना भी नुकसान करेंगे, कस्टमर का भी नुकसान करेंगे। आगे हैं जनाब हमारे साथ उवैस रमज़ान साहब, कहते हैं लव यू, बहुत शुक्रिया। आगे जनाब हमारे साथ हैं मसूद खान साहब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डी साहब, 4 किलोवाट फ्रोनस की बैटरी पावर सप्लाई लोड पर फ्यूज़ जल जाता है। ये मसूद साहब बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये अक्सर फॉल्ट आता है कि जिन इन्वर्टर्स में प्राइमरी सप्लाई लगी होती है ना, उस सप्लाई के पीछे NTC लगा होता है, एक फ्यूज़ लगा होता है छोटा, गालिबन 3 एम्पेयर का होता है। वो फ्यूज़ अक्सर उड़ जाता है जब खास तौर पे जब टार्क लोड आता है। तो मसूद साहब ये फॉल्ट आपकी जो आपका जो इन्वर्टर है ना, उसमें बैटरी के जो कैपेसिटर है ना, उनकी वजह से आता है। या तो वो वीक हो जाएंगे, या उन कैपेसिटर्स के जो नीचे टांगे हैं ना दोनों, वो नीचे से फट जाएंगी और कैपेसिटर उधर ही लगा रहेगा। हम उसको चेक नहीं करते। देखिए जब हमारे मॉसफेट डीसी साइड ब्लास्ट होती है ना बेसिकली, तो कैपेसिटर भी तो डीसी बैटरी के ऊपर ही, बैटरी के पैरेलल के ऊपर ही लगे हुए हैं ना कैपेसिटर भी। तो बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि बैटरी के टर्मिनल्स फटे होते हैं, मतलब उतने शिद्दत से शाटी जाती है कि बैटरी की वायर जहाँ पे कनेक्ट होती है बैटरी के टर्मिनल के साथ, वहाँ पे वो फटा होता है, वो सारा वो टूटा होता है, गल जाता है, वो इतना ज़बरदस्त हीट पैदा होती है वहाँ पे। तो आपके कैपेसिटर भी तो ख़राब हो सकते हैं सरकार। तो जब आपके कैपेसिटर बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो फट जाएंगे नीचे से। अच्छा कैपेसिटर बाद दफ़ा नहीं फटते, टांगे नीचे से उनकी जो लेग्स होती हैं ना वो फट जाती हैं, एक लगी रहती है, एक डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो जब आप उनको चेंज करते हैं तो फिर आपका ये फॉल्ट निकल जाता है। आगे हैं जनाब जोंग साहब, कहते हैं व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन काट डाला आपने। मुझे जनाब लिटरेचर पढ़ने का शौक़ था शुरू से, तो लिटरेचर में मेरे पास मास्टर्स डिग्री है उर्दू और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी सारी जो डिप्लोमास हैं वो मेरे पास हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने बड़ी गहराई में, बड़ी दिक्कत नज़री के साथ और बड़े दकीक अंदाज में पढ़ा हुआ है थ्योरेटिकली। और इसमें मुझे एक एज ये भी है कि मेरे वालिद साहब ये काम करते थे, तो मुझे उनसे भी ये सीखने का जो है ना वो शर्फ हासिल हुआ बचपन से। यानी यूँ समझिए कि ये मुझे किसी न किसी हद तक थोड़ी सी विरासत में भी ये चीज़ मिली हुई है। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है जनाब। मैं कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, हाईली एजुकेटेड नहीं। आगे हैं जनाब हमारे साथ किल्सन लारंजा, अब ये भी कोई गैर मुल्की हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द काज ऑफ द इन्वर्टर आउट रीस्टार्टिंग ऑल द टाइम एंड नॉट डिस्प्लेइंग द आउटपुट। काल्सन निरंजा साहब, पहले तो आप ये बताइए ना किस इन्वर्टर के बारे में आप पूछ रहे हैं। ये जो आपने फॉल्ट लिखा है ना, ये वैसे 2.6 किलोवाट के इन्वर्टर्स में आता है। ये जो PWM होते हैं 3 किलोवाट के सोलर मैक्स वगैरह पुराने, और जिनके ऊपर छोटा सा PWM लगा होता है ना, ये फॉल्ट वैसे उनमें ज़्यादा आता है। उनमें सेटिंग नंबर 4 एक होती है STN और SEN, उसको अगर आप चेंज कर दें ना तो फिर भी आपका इन्वर्टर ऑन होता है। थोड़ी सी 3 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए आउटपुट दिखाता है और उसके बाद वो फिर आउटपुट को छोड़ देता है। फिर आप रीस्टार्ट करते हैं, फिर वो आउटपुट, तो ये उसका फॉल्ट है। बाकी अगर आप मेंशन करते किस इन्वर्टर की बात कर रहे हैं तो मैं इसको ज़्यादा क्लियर आंसर कर पाता।
आगे जनाब हमारे साथ उज़ैर ज़ीशान साहब हैं, कहते हैं सर सोलर इन्वर्टर के कंपोनेंट्स निकालने में बहुत मुश्किल होती है, इसके लिए कोई टूल रिकमेंड कर दें, सोल्डरिंग आयरन वगैरह। सोल्डरिंग आयरन तो ज़ाहिर बात है होगा ही होगा ना। इसके अलावा इसका जो डी सोल्डरिंग है वो आप कोई अच्छा सा शक्कर यूज़ कर लें, नहीं तो डी सोल्डरिंग स्टेशन अवेलेबल हैं मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उनको आप यूज़ करें। और वैसे मैं आपको बेहतर मशवरा दूं तो आप सोल्डरिंग शक्कर यूज़ करें प्रोस्किट कंपनी का, वो मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है यार, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है उसका। उसको आप यूटिलाइज़ करें, उसको इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होगी। अच्छा जी, आगे हैं हमारे साथ मोहम्मद सोहेल असगर साहब चीचा वतनी से। वो कहते हैं इन्वर्टर में अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सप्लाई डैमेज हो जाए या नॉट रिपेयरेबल हो तो इसमें कोई एक्स्ट्रा सप्लाई एक्सटर्नल लगा सकते हैं। एंड सप्लाई सेक्शन में कॉमन तार कौन कौन से पुर्जे डैमेज होते हैं। अच्छा, IP20 की लाइफ मैक्सिमम कितनी बढ़ाई जा सकती है प्रॉपर मेंटेनेंस के बाद? थैंक्स ब्रो। अच्छा सोहेल साहब, ये आपने 2-3 सवालात किए हैं। पहले सवालात का आंसर तो ये है कि जब भी आपकी कोई सप्लाई डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो कोशिश ये किया करें हत्तुल इम्कान कि उसको ओरिजिनल तरीके के ऊपर ही तैयार करें। ये उसमें अल्ट्रेशनें वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये वक्ती नोयत की चीज़ें होती हैं, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें नहीं होती। तो अगर तो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब सुराह हो गया ना, बिल्कुल वो आपको यूँ 3-4 इंची का आर पार सुराह हो गया, तो कोशिश करें कि बोर्ड न्यू इंस्टॉल कर लिया जाए, कस्टमर अगर जो है ना वो प्रेफर करता है तो। लेकिन अगर कस्टमर कहते हैं जी नहीं मुझे ये रिपेयर करके देना आपने, तो फिर पहले हत्तुल इम्कान ये कोशिश करें कि उसको ओरिजिनल तरीके के ऊपर किसी तरह बनाया जाए, उसके अंदर वो कटिंग करके बोर्ड वगैरह की अलग से जो मिलता है मार्केट से तो उसको लगाया जाए। अगर फिर भी आपके पास टाइम की कमी है तो फिर आप कोई एक्स्ट्रा जो SMP ऐसा कोई भी उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, उसको मुकम्मल तौर पे आपको उस सप्लाई के ऊपर डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो तब जाके आप उसको जो है ना वो एक लॉन्ग लाइफ की चीज़। देखिए मकसद होता है चीज़ को लॉन्ग लाइफ बनाना। वो अगर आप अल्ट्रेशन करके बना लें फिर भी ठीक है, अगर आप ओरिजिनल तरीके के बना लें फिर भी ठीक है। बाद दफ़ा कई कस्टमर ओरिजिनल तरीके के ऊपर बनाते हैं लेकिन वो लॉन्ग लाइफ नहीं होती, और बाद दफ़ा हम अल्ट्रेशन करके किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ हो जाती है। तो मकसद लॉन्ग लाइफ है चीज़ को बनाना, तो बिल्कुल आप वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा आपका सवाल ये था कि ज़्यादातर कौन से पुर्जे डैमेज होते हैं। इसमें सोहेल साहब आपका मास्फिट तो जाता है, वो तो पहली जो है ना चीज़ है जो ख़राब होता है। नंबर 2 IC आपका ख़राब होगा। नंबर 3 इसमें जो शंट रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस के साथ करंट सेंस के ऊपर पिन नंबर 3 के ऊपर जो लगी हुई आपकी 1K की रेजिस्टेंस होती है ना, वो बहुत हद तक जो है ना वो इसमें ख़राब होती है। यानी ये 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है ना वो आपकी VCC है। VCC आपकी बाद दफ़ा डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो इन्वर्टर हैं उसमें आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद भी वोल्टेज नहीं बनते। ये अक्सर मुझसे सवालात रोज़ाना कोई ना कोई व्हाट्सएप के ऊपर आया होता है कि VCC बैठ जाती है 8 वोल्ट हो जाती है, VCC बैठ जाती है 8 वोल्ट हो जाती है। तो वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की VCC ऐड नहीं होती साथ में, ठीक है। तो ये VCC चाहे आपकी ऑक्सिलरी की हो चाहे आपकी प्राइमरी VCC हो, इन सब को आपने तसल्ली के साथ चेक करना होता है। तीसरा आपने ये पूछा कि इन्वर्टर की मैक्सिमम लाइफ कितनी की जा सकती है प्रॉपर मेंटेनेंस के बाद। तो बिल्कुल जनाब, नए से भी बेहतर की जा सकती है जी। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आप अगर चाहें ना तो कंपनी की डिज़ाइनिंग से बेहतर इन्वर्टर के अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग से मुराद है कि उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, बदलना तो नहीं है ना। तो ये जो हमारे मैकेनिकों के अंदर एक होता है ना कंपनी को ले के हवा कह लें इसको, या एक असासे कमतरी कह लें कि चूँकि कंपनी ने ये यूज़ किया हुआ है तो मैं भी ये लगाऊंगा, चूँकि कंपनी ने ये मास्फेट लगाया हुआ है तो मैं भी लगाऊंगा, चूँकि कंपनी ने ये कैपेसिटर लगाया हुआ है तो मैं भी लगाऊंगा। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, वो क्या वो कोई डिवाइन सोर्स है? देखिए कंपनी के अंदर जो लोग बैठे हुए डिज़ाइन कर रहे हैं, या कोई डिवाइन नॉलेज है उनके पास? बताइए।
कोई डिवाइन तरीका है कि वो जो चीज़ें लगाते हैं आप उनके अलावा कोई लगा नहीं सकते? और मैं अक्सर मैकेनिकों को कहता हूँ ना कि यार ये रेजिस्टेंसें चेंज कर दो, इसकी जगह ये लगा दो, तो आगे कहते हैं सर कंपनी ने ये लगाई हुई है ना, कंपनी ने ये लगा के, ओ भाई कंपनी ने लगाई हुई है तो क्या आप उसको बदल नहीं सकते? वो डिवाइन हो गई है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको, इनसे निकलिए यार। आप लोग जो हैं रिसर्चर बनिए। आप जब रिसर्च करके देखेंगे ना चीज़ों को, ये तो IP21 तो अभी कायदा अल्लाह बेबी, आप IP65 को कभी अपने आगे रखिए। उसमें जितनी अगलात इन्होंने की हुई है ना, अच्छा बड़े लोग कहते हैं यार ये चलने के लिहाज से बड़े ज़बरदस्त हैं इन्वर्टर। सरकार ये इन्वर्टर जो हैं ये अभी मार्केट में इनकी वारंटी बहुत ज़्यादा है। ये जब अभी इनकी वारंटी होगी ना, वारंटियों से जब ये निकलेंगे तो तब आपको ये दिखेगा कि इसमें जो है ना वो कितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। अभी तो ये जाते हैं कंपनियों में और कंपनियों में जाके ये रिपेयर होते हैं। अभी ये आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के पास, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के पास ये आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के पास ये रिपेयरिंग के लिए जाते हैं। मेरे पास भी कई सेट आना शुरू हो गया है। मुझे काफ़ी सारी जो है ना वो वीडियोस मौसूल होती हैं कि सर ये सेट है हुआ, अब हम इसको क्या करें, ये कैसे कैसे। तो ये भी टाइम गुजरने दें। इसमें आप देखिएगा कि कंपनियां जो है ना वो कितनी बार दफ़ा जो है ना वो गलतियां करती हैं और जिससे हमारे जो इन्वर्टर्स हैं वो एक ख़ास टाइम के बाद जाके फॉल्ट का शिकार हो जाते हैं। आगे हैं जनाब इकराम उल्लाह साहब, कहते हैं 1 सीरीज़ में 10 पैनल कैसे लगा सकते हैं? एक सीरीज़ में 10 पैनल, अच्छा इसका आंसर किसी ने किया हुआ है आगे। CCTV रिपोर्ट, कहते हैं दीवार कहाँ है, किधर सर मारूं अपना। अच्छा ये यार देखिए 10 पैनल तो आप नहीं ना लगा सकते। 10 पैनल तो लिमिट आपने टच कर दी ना उसकी, आपका तो MPPT इशू कर जाएगा यार। 10 पैनल, इसके मैक्सिमम 8 पैनल आप लगा सकते हैं और 8 पैनल पे आपका MPPT ज़्यादा बेहतर चलता है यार, ठीक है। तो इकरामुल्लाह साहब 10 पैनल नहीं सरकार आप लगा सकते हैं इस जनाब के। हाँ जो बड़े इन्वर्टर हैं, जो बड़े हैवी ड्यूटी जिनमें IGBT अपना ये MPPT लगा हुआ ना, आप उसमें लगा लें, लेकिन 10 पैनल ये छोटों के साथ लगाना जुल्म है। आगे हैं जनाब हमारे साथ शराज विलेज व्लॉगिंग, कहते हैं क्राउन इन्वर्टर 900 वाट DC सेक्शन के FET ब्लास्ट था, सब चेंज किया, साथ मेरे 3525 IC भी, लेकिन अब कनेक्ट करंट तो सप्लाई से तो ऑन होके जल्दी ऑफ हो जाता है, कोई आउटपुट नहीं देता। W1P ट्रांजिस्टर की जगह मैंने Y2 यूज़ किया था, क्या मसला हो सकता है, प्लीज़ गाइड। यार मेरे ख्याल में W1P तो आपका है NPN, ये तो पक्की बात है। ये Y2 को चेक कर लें, ये शायद कहीं PNP ना हो, यही आपने गलती की हो। अच्छा इसमें ये जो आपने इन्वर्टर का मॉडल बताया ना शराज भाई, क्राउन इन्वर्टर 900 वाट, इन इन्वर्टर के जो DC साइड के मॉसफेट है ना ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं। आप लगा के बेचते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन सेट वापस आ जाता है, बाद दफ़ा तो लैब में ख़राब हो जाता है चेकिंग के दौरान। तो इसमें आप एक पुश पुल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, सिंपल है। आप एक NPN लेते हैं, एक PNP लेते हैं, 2 ट्रांजिस्टर लेते हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, और उन दोनों ट्रांजिस्टरों की बेस को इकट्ठा कर देते हैं और एमीटर को इकट्ठा कर देते हैं। बेस भी इकट्ठी हो गई, एमीटर भी इकट्ठा हो गया, पीछे रहेगा दोनों का कलेक्टर। अब NPN के कलेक्टर के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट आते हैं और PNP के कलेक्टर के ऊपर नेगेटिव वोल्ट आते हैं। तो इनके ऊपर आप 3525 की VCC उठा के सीधी दे दें, यानी 12 वोल्ट हैं या 24 हैं जो भी हैं, दे दिया नेगेटिव और पॉजिटिव। अब जो पिन नंबर 11 या पिन नंबर 14 जिसकी भी ड्राइव उधर जा रही है, ज़ाहिर है 2 आपकी लाइनें होंगी तो ये 2 बनाने पड़ेंगे आपको अलग अलग, तो उनकी ड्राइव जो डायरेक्ट आपकी मॉसफेट में जा रही है वहाँ से लाइन काटेंगे आप, और वहाँ से 3525 की तरफ से वाली जो लाइन होगी वो आप जोड़ेंगे इन ट्रांजिस्टरों की बेस के ऊपर, और जो इनका कलेक्टर होगा ना वो आप जोड़ देंगे जहाँ से वो लाइन काटी थी उससे अगले हिस्से की तरफ। इससे आपके मॉसफेट इन सेटों में, और ये आप हर छोटे यूनिट में कर सकते हैं, आप ये होम एज वगैरह में भी कर सकते हैं, वर्टेक्स वगैरह में भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी DC साइड के मॉसफेट
बहुत हद तक काबू में आ जाएंगे, वो शॉर्ट नहीं होंगे। ठीक है, और नंबर भी आप फिर इसमें अल्टरेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर लगा सकते हैं, 3205 लगा लें, 1407 लगा लें, 3808 लगा लें, कोई भी आप मास्फेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद इससे आपकी ड्राइव ज़रा थोड़ी स्मूथ हो जाती है। आगे जनाब साजिद अली शाह साहब कहते हैं सर हमारा केपी के कंपोनेंट मिलना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में ऐसा मार्केट बताओ जहाँ से सारा कंपोनेंट मिल जाए। सरकार पाकिस्तान में काफ़ी, अब तो पेशावर में यार आपकी बहुत बड़ी मार्केट है कंपोनेंट की, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाहौर से आपको ये सारी चीज़ें ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं। और जो एसएमडी कंपोनेंट है, एसएमडी कंपोनेंट के वाले से अगर मैं बात करूं तो एसएमडी कंपोनेंट के वाले से मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी और जो सबसे बेहतरीन इंसान आप कह लेना, वो यूके इलेक्ट्रॉनिक्स के खुरम भाई हैं। आप उनसे खरीदिए। अच्छा, ये मैं अब ये ना समझिएगा कि उन्होंने मुझे कोई यहाँ पे मतलब ना जो है ना वो कोई मेरे साथ ये कहा हुआ कि आप मेरी प्रमोशन करें। मैं दिल से कह रहा हूँ उनके लिए, सच में वो वाकई इस काबिल हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए। ठीक है, उन्होंने कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, लेकिन उनसे आपको जो भी क्वालिटी आप डिमांड करेंगे ना वो आपको प्रोवाइड करेंगे और बड़े मुनासिब कीमत में। तो मेरे हाल में लाहौर में सबसे बेहतरीन अगर कंपोनेंट आप ख़रीदना चाहते हैं ना, तो जो सबसे बेहतरीन जगह ना वो यूके इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो आप यूके इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूर रब्ता कीजिए। और मैं उनका नंबर भी कोशिश करूंगा अपनी टीम को कह के कि वो एडिटिंग के दौरान कि उसको उनका नंबर भी आपको आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दिया जाए, ताकि आप उनसे इजीली, और पूरे पाकिस्तान में वो डिलीवरी करते हैं। आप अगर KPK में हैं, कराची में हैं, पेशावर में हैं, फैसलाबाद में हैं, जहाँ भी हैं, आप उनको अपनी डिमांड लिखवाइए तो वो आपको इजीली विद इन 2 या 3 डेज़ में आपका पार्सल आप तक पहुँच जाएगा। और आप बेफिक्र हो के, बाज़ लोग जो है ना वो ऑनलाइन बहुत कम एतमाद करते हैं, तो इनकी आप मेरी बिहाफ पे आप इनको इजीली जो भी सामान है वो मंगवा सकते हैं। तो SMD कंपोनेंट, अच्छा SMD कंपोनेंट्स के अलावा भी ये मेरे हाल में जो है ना वो अब IGBT और मास्फेट के ऊपर भी मेरे हाल में, शायद मेरी लास्ट टाइम जब इनसे बात हुई थी तो कह रहे थे कि हम सोच विचार कर रहे हैं इसके ऊपर भी। बहरहाल इनसे आपको डिप में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, डिप ICs वगैरह, डिप कैपेसिटर्स वगैरह, माइलर वगैरह, इसके अलावा VDRs वगैरह, पेपर फिल्टर वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये आपको डिप में भी ऑफ़र करते हैं। तो आप इनसे एक दफ़ा ज़रूर रब्ता कीजिएगा। आगे जनाब शहजाद अहमद साहब में कहते हैं 4 किलोवाट के सेट पे 40T60 या 60T65 की बजाय 75T65 या 80H65 लगें, तब भी इन्वर्टर 4 किलोवाट का लोड उठाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि इन्वर्टर को कैसे पता चलता है कि अब ओवरलोड प्रोटेक्शन करना है? सरकार उसका सॉफ्टवेयर बताता है ना उससे। देखिए आपको एक चीज़ बताता चलो शहजाद भाई, सोलर इन्वर्टर में हर जगह पे आपको सिग्नल्स मिलेंगे हैवी लोड के ऊपर लगे हुए। आप ग्रिड देते हैं, ग्रिड के ऊपर आपको सिग्नल क्राइटेरिया मिलेगा, 665 की एक डिस्टेंसें लगी होंगी। सोलर देते हैं तो सोलर से आपको सिग्नल्स क्राइटेरिया मिलेगा, सिग्नल्स का सेक्शन मिलेगा जो कि एक सीधा ओपैम में जा रहा होगा। देखिए ओपैम ही तो बेसिकली आपके सिग्नल को ट्रिगर करता है ना, नहीं तो माइक्रो कंट्रोलर को कैसे पता चलता है कि मेरे साथ अब ग्रिड आ गया, मेरे साथ अब सोलर आ गया, मेरे साथ अब बैटरी अटैच हो गई है, या इतनी रह गई है बैटरी, या इतना ग्रिड रह गया, या इतना सोलर रह गया। ये कभी आपने नोट किया चीज़ें? तो ये सारा इनके पीछे जो स्ट्रक्चर है वो ओपैम का होता है। तो ये ओपैम उनको बताता है कि अब मेरे ऊपर इतना लोड चल रहा है, अब इतना मेरी लिमिट है, अब यहाँ पे मैंने इसको ट्रिप करवाना है, और वो ट्रिप करवा देता है। ये होता है। आगे हैं जनाब हमारे साथ ज़करिया गेमिंग, कहते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर में फॉल्ट 55 क्या है, ये किस सेक्शन से आता है और इसका सलूशन क्या है? काइंडली एक डिटेल वीडियो ऑन इट सर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने ज़करिया भाई, मुझे आपका असल नाम नहीं पता, ज़करिया होगा। 55 नंबर फॉल्ट जो है ये आपका आता है जब आपके आउटपुट वोल्टेज के अंदर DC वोल्टेज की मिलावट हो जाए, DC वोल्टेज ऐड होना शुरू हो जाए, फिर आपके इन्वर्टर के अंदर ये फॉल्ट अपीयर होता है 55 नंबर का। अच्छा, अब ये कैसे दूर करें जी, कहाँ से निकालें? तो याद रखिएगा आउटपुट के अंदर DC मिक्स होने का वाहिद सोर्स है एच ब्रिज आउटपुट का,
और भाई वहीं से आपकी आउटपुट बन रही है ना। हम ये देखेंगे कि हमारा जो मेन सोर्स है जहां से हमें 220 मिल रही है वो क्या है, तो वो है एच ब्रिज आउटपुट। तो एच ब्रिज में ऐसा क्या हो रहा है कि हमें 220 मिल रही है, पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे ना हम उसका। वैसे तो ये मैंने ये रिसेंट हमारा ये लेक्चर था आउटपुट का, इसके ऊपर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ बताई है। अब यहाँ पे इतना बेसिकली टाइम होता नहीं कि मैं इतनी डिटेल में जाऊँ, नहीं तो फिर एक ही सवाल के ऊपर हमारा घंटा लग जाना है। आउटपुट जो है हमारे IGBT वो हमारे DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो ब्रिज होता है ना वो आपका AC टू DC कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है और DC टू AC भी इस्तेमाल होता है, AC टू DC, DC टू AC। तो जब हम किसी भी DC वोल्टेज को AC में बदलते हैं ना तो उसमें हम H ब्रिज को एक मखसूस ड्राइव दे के कमांड देते हैं। उस ड्राइव के अंदर जब कोई इशू आ जाए या हमारे उन IGBTs के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई इशू आ जाए तो वो प्योर AC नहीं रहती, उनके साथ DC की मिलावट होना शुरू हो जाती है। इसको एक सादा सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। ये छाननी होती है ना, पंजाबी में कहते हैं छाननी, आटा जिसमें छाना जाता है, उसमें सारा गंद छाननी के ऊपर आ जाता है, प्योर आटा नीचे चला जाता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर उस छाननी के सुराहों को, उन छेदों को हम ज़रा बड़ा कर दें, खोल दें थोड़ा, तो फिर क्या होगा? फिर वो जो गंद है उसका जो आटे के साथ है वो भी मिक्स होगा ना, यानी आटे के अंदर मिलावट हो जाएगी उसकी। यही सेम टू सेम होता है जब हम किसी भी इन्वर्टर में 55 नंबर एरर को देखते हैं, तो ये हो रहा होता है असल में। हमारे प्योर जो DC वोल्ट हमें जो चाहिए उनके साथ DC की मिलावट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्योर चाप हो नहीं पाते एच ब्रिज में। अच्छा, उसमें मैंने बताया ना कि आपके माइलर का इशू आ सकता है, नंबर 1 IGBT खराब हो सकता है। IGBT बाद दफ़ा IGBT चेंज करने से भी फॉल्ट निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी ड्राइव का इशू हो सकता है। अब ड्राइव में क्या है, हमारे यहाँ ड्राइव समझी जाती है वोल्टेज को, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल गई, बस जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ना हम कैरियर फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं आउटपुट की, ना साइड फ्रीक्वेंसी कभी देखी हमने। तो आउटपुट के IGBT 2 के ऊपर हमारी 18 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती है और 2 के ऊपर 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती है। अच्छा, अब उस फ्रीक्वेंसी में भी हमने जहां भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, याद रखिएगा उसके अंदर आपको स्पाइक्स देखनी पड़ेगी। नंबर 1 बहुत कम। मैंने यकीन मानिए कि कभी कभी बड़ा ना दिल करता है कि बंदा कैसे यार इनको बताए। 99.9% मैकेनिक लोगों को देखा जी वो स्पाइक के नहीं चेक करते ही नहीं है। अच्छा, उनको पता ही कोई नहीं। पहली बात यह है कि DSO ही कोई नहीं पास, बात ही खत्म। ऑसिलोस्कोप भी कोई नहीं। मैं हैरान होता हूं लोगों के ऊपर कि जिनके पास DSO नहीं है और वो सोलर इन्वर्टर रिपेयर कर रहे हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। DSO है ही नहीं। और जब एजुकेट करें तो कहते हैं ज़ाहिर साहब आपने तो हमें फ्रीक्वेंसियों में उलझा के रखा। मेरे पास एक दफ़ा एक मैकेनिक तबका आया, 3-4 मैकेनिक इकट्ठे आए, गालबन दीने से आए थे या ये कोई इसी सुवावा वाली साइड से, ये इस्लामाबाद के साथ ही हैं मुल्हिका इलाके। तो मुझे आगे कहते हैं ज़ाहिर साहब अच्छे भले हम काम कर रहे थे मल्टीमीटर के ऊपर, आपने हमें आके फ्रीक्वेंसियों के चक्कर में उलझा दी है। क्या कहते हैं कि अच्छे भले हम काम कर रहे थे मल्टीमीटर के ऊपर, ठीक है, आपने आके हमें फ्रीक्वेंसियों के चक्कर में उलझा दिया। ये उनका जो है ना वो मुझसे गिला था, अंदाज़ा करें आप। मैंने उनसे कहा मेरे भाइयों, अगर मैंने आपको फ्रीक्वेंसियों के चक्कर में उलझाया है, आपको बताया है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा हुआ है? मुझे आपने कोई मतलब कोई मुरब्बे खरीद दिए, अज़राहित फ़नन का उनसे। और यार आप लोगों की एजुकेशन के लिए कहा ना कि आप अपने फ़न में बेहतरी लाएं, चीज़ को प्रॉपर समझ के करो, आप लोगों के लिए किया ना। वो कहते हैं नहीं हमें तो आपने इनमें जाके ना तो टेंशन दे दी। अब क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत है ना सारे, हमें जब मेहनत करनी पड़ेगी तो मौत पड़ेगी। अब मेहनत कौन करे? मेहनत से तो बंदे की जान जाती है,
वो कहते हैं ना कम जवान दी मौत है पंजाबी में। काम कौन करे भाई? काम करेंगे तो फोकस करना पड़ेगा, फोकस करने के लिए दिमाग को जोर लगाना पड़ेगा। तो हम तो अपना दिमाग यूज़ करते हैं रील्स देखने के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, वहाँ पे हमें सुकून मिलता है क्योंकि वहाँ पे मेहनत नहीं, वहाँ पे हम इंटरटेन हो रहे होते हैं। तो जब रिसर्च करनी पड़ेगी तो इंटरटेनमेंट तो नहीं आएगी, वहाँ पे तो खपना पड़ेगा, और खपेगा कौन भाई? तो इसको हम उलझना समझते हैं, कहते हैं आपने हमें उलझा दिया है। मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी वैसे बात को कि यार ये एक तो एजुकेट करो और ऊपर से ये सुनो कि आपने हमें फ्रीक्वेंसियों के चक्कर में उलझा दिया। तो बात कहने का मकसद ये था मेरा कि 99% तबका हमारा इंडिया पाकिस्तान में या बाकी भी ओवरऑल काफ़ी सारे मुझे मैकेनिक तबकों के सवालात मसूल होते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, पाकिस्तान के अलावा भी यूरोप के भी कुछ इलाकों से ही, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, काफ़ी सारे जहाँ पे ये सोलर इन्वर्टर जाता है ना। तो जितने भी मैकेनिक भाई मैंने देखे हैं ना, उनमें लोग जस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं देखेंगे, उसमें एम्पलीट्यूड नहीं देखेंगे, ड्यूटी साइकिल नहीं देखेंगे, स्पाइक्स नहीं देखेंगे, लीनियर मोशन में फ्रीक्वेंसी की स्टेबलाइजेशन नहीं देखेंगे। ये वो चीज़ें हैं, ओसिलेशन को नहीं चेक करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर की ओसिलेशन को नहीं चेक करते। भाई माइक्रो कंट्रोलर भी तो कहीं से फ्रीक्वेंसी ले रहा है ना। तो ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये वही चेक करेगा ना जो इसके लिए अपने आप को थोड़ा तैयार करेगा सीखने के लिए। अगर आपको पता ही नहीं तो कैसे? ये वो चीज़ें हैं ना पता होने की वजह से आप नहीं ना करते। अगर पता हो तो क्यों ना करें जी, सब करेंगे। तो मैं कहता हूं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मेरा असल जो है ना आप लोगों के साथ एक मेन जो है ना वो जोर मैं देता हूँ इस पर कि यार इन चीज़ों के ऊपर आप अपना जो है ना वो टाइम लगाइए, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा मुश्किल से गुजरना पड़ेगा तो तभी आपके लिए आसानी पैदा होगी। वो कहते हैं ना इन्ना माल उसरे यूसरा, कुरान मजीद की आयत है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मुश्किल से गुजरो ना, पहले मेहनत करो, थोड़ी लर्निंग करो, उसके बाद आसानी है। हम कहते हैं नहीं मुश्किल जो नहीं लंघना आसानी सानू लब जे, तो सरकार ऐसे नहीं होता, फिर दुनिया इस असूल के ऊपर नहीं चलती। आगे जनाब हमारे साथ दाऊद एसोसिएशन, सर 1.2 किलोवाट इन्वर्टर में बैटरी साइड पर 16 वोल्ट 33 यूएफ की जगह 25 वोल्ट 33 यूएफ लगा सकते हैं? नहीं सरकार, नहीं लगा सकते। ये वो कैपेसिटर हैं जो जिनके ऊपर आपने इशारा किया, अगर इनकी वैल्यू को आप चेंज करेंगे मासफेट हीट होगा आपका। ये अच्छा एक और आपको बात बताता चलूँ, हमारे ना लोगों में एक और बड़ा मसला पता है क्या है? हम वोल्टेज को वैल्यू नहीं देते। हमारा जितना मैकेनिक तबका है ना वो कहता है यार 16 वोल्ट है ना, चलो 16 नहीं ला रहे आप 5 ला दो। एक सर आपने देखा होगा 16 नहीं मिल रहा तो 25 लगा दें। भाई क्यों 25 लगा दें? वो जो 16 लगा हुआ है वहां पे वो भी तो 25 लगा सकता था, उसने 16 क्यों लगाया? मतलब सवाल है, एक जनरल क्वेश्चन है कि यार एक चीज लगी हुई है इतने वोल्ट की, आप कहते हैं नहीं मिल नहीं रही या मेरे पास ये पड़ी है चलो मैं ये लगा देता हूं। भाई क्या लॉजिक है आपके पास, क्या रीजन है? वजह शंट रेजिस्टेंस लगी होती है प्राइमरी सप्लाई में और सेकेंडरी सप्लाई में मॉसफेट के साथ, या किसी भी एसएमपीएस के मॉसफेट के साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगती है, उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। वहां पे अगर 0.7 लगती है तो उठा के 1 ओम लगा देंगे या 1.5 ओम लगा देंगे। अगर 1 ओम लगती है तो 5 ओम लगा देंगे, और अगर 0.3 ओम लगी हुई है तो जंपर ही डाल देंगे, चलो काम में मकाओ। ये मेरे पास आते हैं केसेस इस तरह के, कई मरतबा ऐसा हो चुका है कि मैंने वहाँ पे जंपर लगे देखा है। जब मैकेनिक यहाँ मैं मैकेनिक को बैठा लेता हूँ अपने पास ताकि वो थोड़ा सा जो है ना उसको मतलब एजुकेट भी किया जाए, तो मैं अक्सर जब उससे पूछता ना कि यार ये आपने यहाँ पे ये क्यों लगाई हुई है, ये जंपर क्यों कर दिया आपने, तो कहता है उज़ैर साहब 0.3 ओम की तो रेजिस्टेंस थी, जंपर ही होया ना। यानी उन अल्फाज उनके देखिए, कहते हैं जंपर ही होया ना भी, यानी ये भी एक तरह का जंपर ही हुआ ना।
यानी उनकी नज़र में 0.3 ओहम या 0.4 ओहम की कोई वैल्यू नहीं है, वो उसको जंपर समझते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका इदराक जब आपको मेरे भाइयों होगा तो फिर आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी जो कि बहुत ज़रूरी है आना। आगे चलते हैं जनाब। आगे अली रज़ा हैं, कहते हैं सरफरोनस का एक इन्वर्टर है, हम जैसे ही सोलर देते हैं एमपीपीटी वाली रिले जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होने लगती है, आवाज़ आती है, क्या मसला हो सकता है? इसका 7912 डिस्टर्ब है। जब भी आपका 7912 यानी नेगेटिव 12 वोल्ट की सप्लाई डिस्टर्ब होगी, आप सोलर देने के ऊपर आपकी रिलेज जो हैं वो कर इस तरह की आवाज़ें निकालेंगी, बहुत मतलब तेज़ी के साथ रिले ऑन ऑफ होगी, तो उसकी आवाज़ यही बनेगी। तो आपने जब इस तरह का इशू आए तो 7912 को आपने चेंज करना है। आगे हैं जनाब हमारे साथ विक्की साहब, विक्की लकी। वो कहते हैं सर आपकी रहनुमाई चाहिए सर, आपसे दो सवाल हैं। फ्रोन पीवी 3200 पीवी 2200 चार्जिंग एम्पेयर एलसीडी पे शो होते हैं, वो कम होते हैं लेकिन एम्पेयर मीटर ज़्यादा आते हैं। ओपी ओके है, पावर सप्लाई वोल्टेज ओके हैं। देखिए बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको, ये काफ़ी लंबा सवाल आपने किया लेकिन मैं आपको जो है ना आपका सवाल समझ गया मैं। OP07 IC जो है ना ये करंट सेंस IC है आपकी, और ये IC जो है ना आपके इन्वर्टर में जो ये इन्वर्टर की जो बात कर रहे हैं PV 3200 PV 2200, इनमें आउटपुट के ऊपर भी लगी होती है और सोलर के ऊपर भी लगी होती है। एक तो इन इन्वर्टर्स में ख़ास तौर पे आपने ये चेक करना है कि ये दोनों आईसियाँ आपस में सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, नंबर 1। अच्छा, लाजमी नहीं है कि सोलर लगेगा तो सिंक्रोनाइज होगा, उसके अलावा भी ये बड़ा कॉमन फॉल्ट आता है इनमें। दूसरे नंबर पे OP07 को चेंज कर देने से अगर आपका फॉल्ट उधर ही है ना, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि OP07 IC ख़राब है। एक दफ़ा मुझे खुरम भाई ने कहा कि ज़ाहिर भाई OP07 में बड़ी क्लेम आती है, कंप्लेन आती है, बड़े लोग कहते हैं OP07 काम नहीं करती, तो क्या वजह, मैं कौन सी कंपनी की डिमांड करूँ आप मुझे बताइए। मैंने उनसे कहा कि कोई IC भी OP07 आपकी ख़राब नहीं होती। पहले मैं भी बड़ा अरसा इसमें उलझा रहा। OP07 IC जो है ना, इनमें ये लगाने से काम नहीं करती थी काफ़ी सारी, तो हम ये समझते थे कि शायद ये ICयाँ ख़राब हैं। बाद में जब मैंने थोड़ी सर्च की इन पे तो मुझे पता चला कि कोई भी OP07 IC ख़राब नहीं है। OP07 IC को मैच करना पड़ता है बाज़ दफ़ा, ये है असल बात। आप कोई भी OP07 IC, अच्छा देखिए नंबर सेम है। अब जब मैंने इस पर थोड़ा डीप एनालिसिस किया इसका, तो इस IC के अंदर ये पूरा इंटीग्रेशन सर्किट है बेसिकली आपका ऑप एम्प्स का। इसको अंदर से जब आप डिकोड करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारा स्ट्रक्चर है। उसमें जीनर्स हैं, डायोड हैं, आपके छोटे छोटे ब्रिज बने हुए। कभी इस IC का इंटरनल स्ट्रक्चर विजिट कीजिए आप, तो उसमें बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कुछ ऑप एम्प्स में नहीं कंपनी ऑफ़र करती। मिसाल के तौर पे कुछ में आपकी जो सेंसिंग है, सेंसिंग मिली एम्पेयर्स की रेंज सेट की जाती है ना, इसमें कि इतनी रेंज होगी तो इसने सेंस करना है, इतनी रेंज होगी तो सेंस नहीं करना। उस रेंज को अल्टरेट करने से बाद दफ़ा हम IC को जो है ना वो मैच कर पाते हैं। और जब हम वो सेंसिंग एरिया वही रखते हैं, मिसाल के तौर पे सेंसिंग के ऊपर ही सेंसिंग लगी हुई हैं आपकी 75 ओम की, अब उनकी डिवीजन जो पहले IC लगी हुई थी उनके ऊपर तो वो सेम है, लेकिन जो आप लगा रहे हैं उसके अंदर वो मुख्तलिफ है, तो उससे वो IC काम नहीं करेगा। और जब काम नहीं करेगा तो हम समझेंगे IC ख़राब हो गया। तो IC नहीं ख़राब होता मेरे भाई, वो IC OP07 कोई भी ख़राब नहीं होता। ये जितने आपके पास पुराने IC पड़े हुए ना, आप उनको वेस्ट ना कीजिएगा। आपने जस्ट उसकी सेंसिंग को थोड़ा सा अल्टरेट करना है, वैल्यूज़ को चेंज करके के रेजिस्टेंसों की, तो वो आपकी जो IC है वो काम करना शुरू कर देगी। तो इसलिए ये ना समझिएगा कि हमारा IC जो है वो ख़राब हो गया।
आगे जनाब मलक हुसैन साहब हैं, कहते हैं सर सन लाइफ का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है जो बगैर 35-25 के काम करता है, इसकी ड्राइव कैसे चेक करें और इसके मॉसफेट साइड पर नेगेटिव ड्राइव आती है क्या? और दूसरा, जब इन्वर्टर ऑन हालत में होता है तो इसके IGBT पर पॉजिटिव ड्राइव आती है, जब चार्जिंग लगाते हैं तो एक दफ़ा ड्राइव नेगेटिव बनती है फिर पॉजिटिव में चेंज होती है, ऐसा क्यों होता है? जनाब याद रखिएगा मलक हुसैन साहब, अब काफ़ी सारे इन्वर्टर ऐसे आ रहे हैं जिनमें 35-25 को उन्होंने रिमूव कर दिया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे थे आपकी फ्रीक्वेंसी की स्पाइक्स को लेके। मैंने बताया ना कि हमारे मैकेनिक स्पाइक्स चेक ही नहीं करते, बड़ा कॉमन फॉल्ट आता, बार बार DC साइड उड़ाएंगे, बार बार चार्जिंग साइड उड़ाएंगे, बार बार ये मसाइल आएंगे, लेकिन उसको वो प्रॉपर चेक नहीं कर पाते। तो कंपनियों ने अब जो लेटेस्ट जिस तरह NS का 6 किलोवाट का मॉडल है, बड़ा मशहूर VM, पता नहीं अब मुझे उसका मॉडल याद नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा वो, उसमें 35-25 को उन्होंने ख़त्म कर दी, कपलर भी ख़त्म कर दिए हैं। अब जितने मॉडल्स आ रहे हैं ना ज़्यादातर उनमें 35-25 नहीं आपको दिखेगी। अच्छा, उनमें अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव ड्राइव बनाई है, जो ड्राइव हमारे आउटपुट के IGBT में नहीं बनी होती, जिस तरह कपलर लगे होते हैं वहाँ उस तरह की, और वहाँ पे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ड्राइव को चेक करना पड़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी उस वक्त आएगी जब हम उसके साथ MCU कार्ड को अटैच करेंगे। जब तक MCU कार्ड अटैच नहीं होगा उस वक्त तक आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं चेक कर सकते। और ऐसा नहीं है कि उनकी फ्रीक्वेंसी को पता नहीं कोई रॉकेट साइंस की तरह कोई बहुत ज़्यादा है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही है, 37 ही है, रेंज वही है 36 से लेके 38.5, ये रेंज है आपके किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर की DC साइड और चार्जिंग साइड की फ्रीक्वेंसी की। अगर इस रेंज से आपका इन्वर्टर बाहर है तो डेंजर जोन में, रेड जोन में है, ये आपने लाजमी चीज़ देखनी है। तो उसकी जनाब आप ड्राइव चेक करेंगे, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, उसी तरह जिस तरह आप दूसरे आउटपुट साइड वाले इन्वर्टर्स की करते हैं, और कार्ड लगाने के बाद आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। और इनमें फ्रीक्वेंसी के ख़राब होने की रेशो बहुत कम होती है। अगर इसमें भी फ्रीक्वेंसी आपकी सही नहीं बन रही, या स्पाइक्स वगैरह बन रही हैं, या ड्यूटी साइकिल को आपने वेरिएट करना है, तो फिर आप कार्ड के ऊपर काम करेंगे, MCU कार्ड के ऊपर। और MCU कार्ड भी आप जितनी जो कंपनियां हैं ना वो बड़ा SMD बहुत ब्रीक करती जा रही है। ये देखिए मुझे माइक्रोस्कोप खरीदनी पड़ी इसके लिए स्पेशल। अब ये कुछ IP65 में कई बोर्ड ऐसे आ रहे हैं जिनमें साइड कार्ड के ऊपर उन्होंने OP-Amp का पूरा जंक्शन बना दिया, और वो इतना ब्रीक सा, एक तो OP07 का SMD का साइज होता है ना, उससे भी ब्रीक, यानी मोबाइल फ़ोन के बोर्ड की तरह का, तो वो आप इस माइक्रोस्कोप के बगैर कर नहीं सकते। अब ये भी नागुज़ीर हो गई है कि आप इसको अपनी लैब में ऐड करें। और मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, अगर आप इस काम को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ना, सोलर इन्वर्टर को या इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो आप ये माइक्रोस्कोप अपनी लैब में ज़रूर ऐड करें। यह वक्त की ज़रूरत है, नहीं तो आपको काम करने में दुश्वारी बनेगी। आगे हैं जनाब हमारे साथ बिटर फॉर यू, कहते हैं सर SG3525 पे VCC नहीं 700 मिली वोल्ट आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि पावर सप्लाई ख़राब है या कोई कंपोनेंट? तो जनाब सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि आपका IC तो ठीक है। बाद दफ़ा IC ख़राब हो जाता है जिससे आपकी VCC ख़राब हो जाती है। याद रखिएगा 3525 जो IC होता है ना आपका 3525, उसमें पिन नंबर 11 के से तो ड्राइव निकलती है ना, वो तो आउटपुट पिन होती है। पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13, पिन नंबर 12 के ऊपर नेगेटिव वोल्ट आते हैं आपके 7912 से, सीधी लाइन मोटरवे, कोई रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधी लाइन आपकी निकलेगी 7912 की आउटपुट लाइन निकलेगी सीधी 3525 के ऊपर, और पिन नंबर 12 के ऊपर जाएगी। और जो पिन नंबर 13 और पिन नंबर 15 है वो आपकी VCC की पिन होगी। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों VCC हैं। 3525 आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। ये टोटल 16 पिनें हैं इसमें। मैं तो अपने स्टूडेंट्सों को बाई फोर्स याद करवाता हूँ। 2 ICयाँ मैं अपने सेशन में बहुत बहुत ज़ोर देता हूँ कि आपने इनको याद करना है। नंबर 1 3845 3845, दूसरी आपकी
3525 3525, ये इन दोनों आईसीओ को तो मैं कहता हूँ घोल के पी जाओ, तवीज़ बना के पी जाओ इनके, ये आपके खून में शामिल हो, सुबह शाम विरद करें इनकी पिनों के, क्योंकि ये ही दो आईसियाँ हैं जिन्होंने आपके इन्वर्टर्स का 60% बल्कि 70 to 80% एरिया कवर किया हुआ है। आप देख लीजिए, प्राइमरी सप्लाई में आपको एसएमपीएस में आपको 3845 मिलेगी, स्कैंडी एसएमपीएस में आपको 3845 मिलेगी, साउथ स्टार्ट में आपको 3845 मिलेगी, ग्रिड सप्लाई में आपको 3845 मिलेगी। आपका डीसी सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन पूरे का पूरा 3525 ने कवर किया हुआ है। तो यही इन्वर्टर है ना, 80% तो 70% तो यही कवर हो गया है। तो इसलिए इन दोनों आईसीओ को आपने अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह याद करना है, अच्छी तरह इनकी पिनों को बिल्कुल आपने प्रॉपर वे में जो है ना वो समझना है, तब जाके आपको इनके ऊपर काम करने में आसानी होगी। इनकी कौन सी पिन क्या काम करती है ये भी आपको इदराक होना चाहिए। आगे हैं जनाब हमारे साथ विचार, अब ये देखें ना अजीब नाम लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पता नहीं क्या लिखा, विचार जी इलेक्ट्रॉनिक्स। कहते हैं मैं आकाश मुरादाबादी से, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं आप और सही बताते हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। आगे आमर इकबाल साहब हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमर साहब। मुदस्सर अदरीसी साहब कहते हैं माशाल्लाह जी वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। गोंदल सोलर हैं, कहते हैं जी सलामत रहें, बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। ज़फ़र इकबाल मुजाहिद साहब हैं, वो कहते हैं माशाल्लाह। आगे जनाब अरशद खान साहब हैं, कहते हैं अल्लाह ताला दारैन में कामयाब फरमाए, बहुत शुक्रिया अरशद साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आगे मोहम्मद आसिफ साहब हैं, कहते हैं जी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। तो लें जी, आपके सारे सवालात हो गए कंप्लीट, साहब के मैंने आंसर किए, 44 के 44 जो भी आपके कमेंट थे वो सब मैंने देखे, और इनमें अगर कोई मिस हो गया हो तो वो मुझे आप माफ़ फरमाइएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो मिस हुआ हो। बहरहाल फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो वो अलग से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट Q&A जल्दी करेंगे। आपका जो भी सवाल हो, जो भी आपका इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ। अच्छा कोशिश किया करें यार कि कॉल ना किया करें व्हाट्सएप के ऊपर या सिम के ऊपर। आपका जो भी सवाल हो ना, आप वो वॉइस मैसेज के ऊपर पूछें, और अगर आपको आंसर लेट मिलता तो फिर आप इसको अपनी किस्मत समझिए यार। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदा आपको हर लम्हे हर वक्त जो है ना वो आंसर करे। मेरा ज़्यादातर टाइम जो है मैं ज़्यादा आंसर स्टूडेंट्स को करता हूँ, उनके ऊपर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं उनके आंसर जल्दी करूँ। लेकिन बाद दफ़ा उनको आंसर करते भी मुझे यकीन करिए कि एक दिन गुजर जाता है, बाद दफ़ा मैक्सिमम। ये तो मेरी कोशिश होती है कि मैं विदिन 6 से 7 घंटों में उनको आंसर करूं, क्योंकि उन बेचारों ने अगर इन्वर्टर आगे रखा हुआ और कस्टमर सर पे बैठा हुआ है और उन्होंने कोई फाल्ट पूछना है और मैं आगे से रिप्लाई लेट करूं और उन लोगों को रिप्लाई देना शुरू कर दूं जो हमारे बैच का हिस्सा भी नहीं है, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो उन बेचारों का फिर वो टाइम ज़ाया हो जाना है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि आप ये जहन में रखते हुए कि मुझे इसका आंसर लेट मिल सकता है, फिर भी आप वॉइस मैसेज किया करें ताकि उसका डिटेल में आपको आंसर मिले। तो दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, इसको यहीं पे एहतमाम करते हैं इसका, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ यूट्यूब के ऊपर। अब इंशाल्लाह IP65 की वीडियोस भी मैं डालना शुरू करूँगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि अब इनका काफ़ी सारा सामान मार्केट से मिलना शुरू हो गया है, ओरिजिनल मिल रहा है। तो इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। उम्मीद है मुझे आपने नया ज़रूर कुछ सीखा होगा। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें।